नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मरीजों की तादाद में सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, एक दिन में 552 मरीजों का सबसे बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। इसमें अकेले मुंबई में ही 456 नए केस सामने आए हैं। ये बढ़ोतरी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यकीनन महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुंबई के लिए चिंता का सबब 4200 लोग अब तक महाराष्ट्र में संक्रमित हो चुके हैं, जो अपने आप में देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 4200 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। मुंबई में अकेले हम मरीजों की तादाद और महाराष्ट्र में 4200 लोग संक्रमित, मुंबई में भी वही आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 2724 संक्रमितों की ये तादाद, जो अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा। और इन सब के बीच आपको ये बता दें कि तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा लिया है। ये बड़ा फैसला तेलंगाना सरकार की ओर से किया गया है। आपको बता दें, इसके पहले भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बार पर बल देते रहे हैं। एक दिन में 552 मरीजों का सबसे बड़ा इजाफा वहीं आज दर्ज किया गया है। अपने आप में यकीनन स्थिति ठीक नहीं है, कम से कम महाराष्ट्र के लिहाज से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। वहीं लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के कल 1 हफ्ते हो रहे हैं। कल यानी कि 20 अप्रैल वो तारीख है जब देश कुछ आर्थिक गतिविधियों में छूट की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐलान किया था। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के भीतर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने वाली सशर्त गाइडलाइन जारी की। लेकिन इसी के साथ सरकार ने फिर साफ कर दिया है कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स में कोई ढील नहीं दी जा सकती। राज्यों की ओर से भी अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। खबरदार में आज इन सब पर बातचीत होगी। कोरोना के विस्तार के ताजा आंकड़े भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आज सबसे पहले वो खबर जो और ज्यादा परेशान कर रही है। आज हम चोरी चोरी चुपके चुपके अटैक करने वाले कोरोना की बात करेंगे। कोरोना का ये वो रूप है जब मरीज को पता भी नहीं लगता कि कोरोना उसके शरीर में आ बैठा है। कोरोना के आम मरीजों में जो लक्षण होते हैं वो इस नए रूप वाले कोरोना की वजह से नहीं दिख रहे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 186 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना के मामले सामने आए हैं। न सर्दी, न खांसी, न जुकाम और न ही बुखार, फिर भी हो सकता है कोरोना। कोविड-19 की बीमारी के खौफनाक सच का यह भी एक पहलू है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो हिंदुस्तान का है, जहां इस तरह के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। Asymptomatic people actually coming out positive is not a very big percentage. That is what the historical data across the world has shown us. So what is important for us, however, is to be aware of this challenge. For asymptomatic people who are contacts, it is always advised that they should either remain in home quarantine, or if they are high risk people, they should go for a facility quarantine so that effective monitoring for them also can take place. जिन लक्षणों को हिंदुस्तान में कोरोना टेस्ट करने की शुरुआती वजहों में से एक माना जा रहा था, आज वही लक्षण इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शख्स को कोरोना है या नहीं। पूरी तरह से फिट नजर आ रहा व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो सकता है, जिससे न सर्दी हो, न जुकाम, न बुखार और न ही सांस लेने की कोई परेशानी। कोरोना का यह लक्षण कितना गंभीर है, इसको आंकड़ों के जरिए समझिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के शनिवार को 186 नए केस सामने आए, जिनमें सारे ही पॉजिटिव केस ऐसे थे जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां 3600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं,
जिनमें से 95% ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है, जबकि 5% मरीज ही ऐसे हैं जिनमें कोरोना का लक्षण पाया गया। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में करीब 4 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। टेस्टिंग का पहला आधार ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोग और या वो लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिना लक्षण के मरीजों का सामने आना स्वास्थ्य कर्मियों की टेंशन बढ़ा रहा है। देश में कई मौतें ऐसी भी हुई हैं जिनमें मरने के बाद पता चला कि शख्स को कोरोना था, क्योंकि उसके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में कोरोना की ये फितरत देखने को मिल रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन में 56% मरीज ऐसे आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। जापान में डायमंड प्रिंसेस क्रूज में फरवरी में पाए गए कोरोना संक्रमित लोगों में 18% लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिले। चीन में भी कुल मामलों के 4.4% केस ऐसे थे जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। मतलब ये मान लिया जाए कि कोई अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसे कई बार खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसे कोरोना हुआ है या नहीं, इसलिए इसे एसिम्प्टोमेटिक केस कहा जाता है। आसान शब्दों में अब कोरोना को 2 भाग में बांट सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना और सिम्प्टोमेटिक कोरोना। दोनों के चरित्र को भी समझने की जरूरत है। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, जबकि सिम्प्टोमेटिक कोरोना में मरीज के अंदर कोरोना लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है तो इसकी जानकारी ना तो खुद उस शख्स को होगी और ना ही बिना टेस्ट के डॉक्टर ही इसका पता लगा पाएंगे, जबकि सिम्प्टोमेटिक में डॉक्टर पहली नजर में टेस्ट करने पर विचार कर सकता है। एसिम्प्टोमेटिक में टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन तो संक्रमित मरीजों को पकड़ तक नहीं पाएगी, जबकि सिम्प्टोमेटिक में बुखार आने पर व्यक्ति का चेकअप किया जा सकता है। ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक की पहचान करना मुश्किल है, जबकि सिम्प्टोमेटिक में मरीज को पहचानना आसान है। ऐसे में जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है उसे देखते हुए भारत जैसी जगह में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की टेस्टिंग अभी देश में संभव नहीं है। सिंगापुर की एक रिसर्च ने एसिम्प्टोमेटिक कोरोना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना स्वस्थ व्यक्तियों में ज्यादा फैलता है, जबकि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का प्रतिशत सिर्फ 10 है। कोरोना को लेकर दुनिया भर में तमाम दावे और प्रयोग किए जा रहे हैं। वैक्सीन पर दुनिया काम कर रही है, दवाइयां ढूंढी जा रही हैं, बीमारी के फैलने और लक्षणों को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे में बीमारी का एसिम्प्टोमेटिक होना दुनिया के लिए बड़ी टेंशन बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो। बिना लक्षण वाले कोरोना के मामले दुनिया के लिए नई चिंता का सबब हैं, लेकिन आपको इस खबर के हर एक पहलू की सटीक जानकारी हो, इसके लिए आज तक ने आईसीएमआर के चीफ साइंटिस्ट से बातचीत की है। आप भी सुनिए उनकी बातों को बेहद गौर से। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 186 लोग ऐसे पाए गए हैं कोविड-19 पॉजिटिव जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे थे, यानी एसिम्प्टोमेटिक थे। अगर आप उनको साधारण तौर पे देखो तो वो खांस नहीं रहे, छींक नहीं रहे, बुखार नहीं है, तो मालूम नहीं कि उनको बीमारी है, लेकिन उनको है। ऐसे में जब ऐसे लोग समाज में निकलते हैं तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। ये जो अब दिल्ली की सरकार कह रही है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं और इनके बाहर रहने से बीमारी और फैल सकती है, इसको लेकर डॉक्टर साहब आप कितने चिंतित हैं? नहीं, चिंता करने का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी को हम न पहचान सकते हैं, न सारे देश में सब लोगों की टेस्ट करना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस और इवन वो टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उतनी ताकत रखना, हमारी पॉपुलेशन बेस काफ़ी बड़ी रहने की वजह से ये बड़ा मुश्किल काम रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ पे उम्मीद रखता हूँ, जब हर बीमारी है, हर बीमारी के कुछ न कुछ तो पहलू ऐसे होते हैं कि जिनको हमको संभल के जब चलना होता है तो बड़े चैलेंजेस आने का चांस होता है। इसमें का चैलेंज अगर एसिम्प्टोमेटिक इंसान है जो स्प्रेड कर सकता है, तो हमने एक चीज़ याद रखना है कि ये एसिम्प्टोमेटिक इंसान भी किसी के पास से या किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसको बीमारी हो गई होगी। अब अगर ऐसे है तो मैंने ऐसे व्यक्ति को, या तो जिसको सिम्टम्स है, जिसको समझ में आ रहा है, जो लैब कंफर्म केस है, उसने अगर ये पाला कि मैं दूसरों के संपर्क में आऊँगा नहीं,
मुझे मास्क तो पहनना पड़ेगा, मेरा जो आइसोलेशन होगा घर में वो मैंने पालते जाना है। अगर मैं एसिम्टोमेटिक होगा तो अस्पताल में ही है, नहीं भी उसके साथ कांटेक्ट में आने के लिए लोगों को बोलते नहीं है कि आप उनसे बार बार जाके मिलो। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, मैं सिम्टोमेटिक भी होगा और मैंने दूसरों के संपर्क में आया है, तो हर ऐसे इंसान ने किस के साथ में मेरा कांटेक्ट आया था उसके बारे में बोलना, और उस इंसान ने भी ये सोचना कि मैं शायद ना मुझे होम आइसोलेशन करने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादातर लोगों से ना मिलूं, ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक टाइम आता है ऐसे बीमारियों में जब लोगों को समझना पड़ता है कि साइंस इतनी तेज़ी से दौड़ा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी पकड़ पाएगा। वो भी अच्छे दिन आ सकते हैं जब ये एसिम्टोमेटिक बीमारी का भी निदान करने की ताकत, सस्ते में करने की भी ताकत शायद आ पाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो मैंने खुद को, हर इंसान ने यह समझना है कि शायद मुझे बीमारी हुई होगी। जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ मैंने संपर्क टालना है। दरअसल बिना लक्षण वाला कोरोना बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये मरीज और उसके संपर्क में आने वालों को संभलने का मौका तक नहीं देता। ऐसे कोरोना मरीजों की पहचान केवल टेस्टिंग के जरिए ही हो सकती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत बताई जा रही है। आईसीएमआर ने अभी भारत में 9 कंपनियों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की इजाजत दी है। इन्हीं कंपनियों में से एक है न्यू लाइफ केयर। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने इसी कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर नदीम रहमान से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से होने वाले परीक्षण पर यह खास रिपोर्टिंग की है। आप भी देखिए। जहां एक तरफ भारत की टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को लेकर कई सवाल उठे हैं, दूसरी ही तरफ भारत में ही ऐसी कई कंपनियां हैं जो सरकार की इस वक्त इस स्तर पे मदद कर रही हैं कि उन्होंने जो रैपिड टेस्टिंग किट जैसे आविष्कारी प्रोडक्ट हैं वो बनाए हैं। इस वक्त हम बात करेंगे डॉक्टर नदीम रहमान से, जो चेयरपर्सन है न्यू लाइफ केयर के, और नोएडा की इस फैसिलिटी में इन्होंने एक रैपिड टेस्टिंग किट बनाया है। मैं आपको बता दूं कि ये 15 मिनट में आपको नतीजे दिखा देगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। एंटीबॉडीज ये चेक करता है किट, और कैसे करता है इस बारे में हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट हो सकें कम से कम टाइम में, और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है। भारत सरकार ने ये तय किया कि हमको कुछ किट्स इंपोर्ट करनी है, तो उन्होंने डेफिनेटली इसको प्लान किया होगा रीजन से कि शायद टेस्टिंग बढ़ जाए। और फिर हम लोग भी कोशिश करते रहे, हमारी जैसी कंपनीज भी, कि अगर हम लोग लोकली बना सकें इसको, तो इसका तो हर तरह से फायदा है। जब किट्स भी आ गई हैं और लॉन्च हो जाएगी तो सर्वेलेंस बढ़ जाएगा। यू कैन रूल आउट पीपल हु आर सस्पेक्टेड, और देन यू कैन टेक देम फॉर अ कंफर्मेटरी टेस्ट। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट होता क्या है और काम कैसे करता है। इसका नाम एपचेक है। अच्छा, ये एपचेक इज द नेम ऑफ आवर ब्रांड। ये एक पूरी कंप्लीट किट है। दिस इज द डिवाइस। इट हैज अ डिवाइस, इट हैज everything that you need to run the sample except the reagent that is outside. अब हम आपको दिखाएंगे, मैं खुद अपना टेस्ट करूंगी, तो मैम जरा बताइए कैसे होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द अल्कोहल स्वैब। ये इस वक्त अच्छा आप क्लीन कर रहे हैं। सरफेस। अच्छा, तो आप अभी ब्लड सैंपल निकालेंगे हल्का सा मेरी उंगली से। अच्छा, ठीक है। हल्का सा दर्द होता है इसमें, और अब ये ब्लड सैंपल जो है यहाँ पर ये निकाल के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में आप लेंगी और उसको डालेंगी। ये देखिए, इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया है। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट है उसमें इस वक्त डाल दिया गया है एक तरफ। इसके ऊपर क्या डाला जा रहा है मैम, क्या आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका मैकेनिज्म आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Just as you can see now, it will start running. Okay. And you can wait like for 10 to 15 minutes. But as it is indicative, there is
no band in between, and it is completely negative. So तो हम आपको जस्ट दिखाना चाहेंगे क्विकली कि ये हमारा टेस्ट है और ये जो टेस्ट है फिलहाल नेगेटिव आया है। तो ये हमारे लिए भी एक राहत की खबर है, क्योंकि जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स होने के नाते हम काफी जगह पर कवरेज करते हैं और ये जो कंट्रोल लाइन है क्लियरली आपको दिखा रही कि टेस्ट ढंग से चल रहा है। इसमें आईजीजी और आईजीएम पर कोई लाइन नहीं आई है, इसका मतलब ये टेस्ट नेगेटिव है। और क्या है इसका जो फाइनल आउटकम है, इसके लिए डॉक्टर नदीम अब कितना टाइम और वेट करना जरूरी है? देखिए, अब इसमें देखिए ये किट जो है वो अपने आप में पूरी रन कर चुकी है एंड आपने देखा कि मुझे लगता है 4 से 4.5 मिनट लगे हैं। तो 15 मिनट हम कहते हैं, लेकिन किट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि बिल्कुल बैकग्राउंड क्लियरेंस, ब्लड आपने डाला इधर और ये बिल्कुल क्लियर है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमें डॉक्टर नदीम रहमान जो चेयरमैन है न्यू लाइफ केयर के, वो हमें बता रहे थे कि ये जो किट है पूरी तरह से अब ये क्लियरेंस कर चुकी है कि मेरा जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है कोरोना वायरस के लिए। इसका मतलब ये भी है कि मेरे शरीर में इस वक्त कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान के संक्रमण में आई हूं जिसको कोरोना वायरस है। मेरा रिस्क प्रोफाइल काफी लो है और ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अब फिलहाल यही दिखाता है। ये एक सर्वेलेंस बेस्ड टूल है जिसको भारत की कंपनी न्यू लाइफ केयर ने बनाया है और ऐसी कई कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं। अब भारत सरकार ऐसे टेस्ट कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट्स में जाकर करेंगी जहां पर लोगों का इसी तरीके से टेस्ट किया जाएगा ताकि चेक कर पाए कि उस एरिया में कितनी तादाद में लोग कोरोना वायरस संक्रमित हैं या फिर कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है और राज्य सरकारों की ओर से भी आपको बताते चलें कि लगातार केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि वो टेस्टिंग किट और ज्यादा उन्हें मुहैया कराएं ताकि वो अपने अपने राज्यों में लोगों के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर पाएं। अब तक 4 लाख लोगों के तकरीबन आसपास टेस्ट हो चुके हैं। कल 20 अप्रैल है और ये तारीख इसलिए काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना मुक्त इलाकों में सशर्त आर्थिक गतिविधियों की छूट दी जा सकती है और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक अहम आदेश दिया है। उसके बारे में भी आपको जाना जरूरी है। इस आदेश के तहत फंसे हुए मजदूरों को राज्य की सीमा के भीतर आने जाने की इजाजत दे दी गई है। राज्यों को दी गई केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक हम आपको एक एक करके आंकड़े जल्दी जल्दी बताते हैं। चाहेंगे हम स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। देखिए, राज्य के भीतर मजदूरों की आवाजाही को शर्तों के साथ मंजूरी मिली है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको हम दिखाना चाहेंगे। राज्य में दूसरी जगह जाने के इच्छुक मजदूरों की स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वालों को भेजा जाए। राज्यों को गृह मंत्रालय का ये निर्देश है, कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। मजदूरों को दूसरी जगह ले जाने में खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। राहत कैंपों में रह रहे मजदूरों की स्किल मैपिंग कर कामों में लगाएं, ये भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में दूसरी जगह जाने के इच्छुक मजदूरों की स्क्रीनिंग कर बिना लक्षण वालों को भेजा जाए। कोई भी मजदूर राज्य की सीमा के बाहर नहीं जा सकता है। ये सख्त निर्देश हैं गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय की ओर से जारी ये गाइडलाइन साफ संकेत है कि सरकार कल से कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को एहतियात के साथ शुरू करने का मन बना चुकी है। लेकिन सरकार से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के बावजूद कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकॉनमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है।
संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से महत्वपूर्ण ये जानकारी दी गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के भीतर मजदूरों के आने जाने पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन कोरोना के मामलों के मद्देनजर राज्यों की ओर से ढिलाई बरतने के संकेत नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ गेहूं की खरीद को छोड़कर पंजाब में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मंडियों में खरीद की इजाजत दी गई है, लेकिन उनका भी हेल्थ ऑडिट करने के लिए कहा गया है। रमजान को लेकर भी किसी तरह की कोई छूट नहीं देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि कोरोना की महामारी के चलते कोई भी ढील अभी नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल के मुताबिक 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी। इसके बाद किसी आर्थिक गतिविधि को इजाजत देने का फैसला किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पहले ही फैसला किया जा चुका है कि 20 अप्रैल से निर्माण के कामों को करने की छूट दी जाएगी। आइए अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए कोरोना के मामले कहां तक बढ़े हैं इसे समझाते हैं। कोरोना का कोहराम भारत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ा अब 6000 के पार पहुंच चुका है। देखिए किस रफ्तार से कोरोना भारत में लगातार अपने पैर पसार रहा है। जो सबसे ताजा आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 19 अप्रैल का आंकड़ा 16,116 के आंकड़े तक जा पहुंचा है और यकीनन ये स्थिति चिंताजनक। कोरोना के भारत में 16,116 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 519 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का है, जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,000 के पार जा पहुंची है। और अगर दुनिया से हम तुलना करें हिंदुस्तान की, तो यहां पर दुनिया के आंकड़े भी आपके सामने हैं और हिंदुस्तान के आंकड़े भी सामने आए हैं। रोज कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं तो हिंदुस्तान में 1334 19 अप्रैल को सबसे अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि दुनिया भर का आंकड़ा आपके सामने है 77,568। और दुनिया के जो विकसित तमाम देश हैं जो इस वक्त कोरोना के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं, उनसे यकीनन हिंदुस्तान सबक ले रहा है और इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से अगर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। खबरदार में अब कोरोना के संकट काल में भारत के संघर्ष की दिल को खुश करने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैसे तो कोरोना के समय में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों की परेशानियां की कई कहानियां हैं, लेकिन अब हम आपको दिल्ली में एक ऐसे शेल्टर होम में लेकर चलते हैं जहां अपनापन बसता है, जहां हम भारत के लोग मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। गाजीपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हम इस समय पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें इस तरह की शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किया गया है। वहां पर लोगों को लाया गया है। यहां पर जैसे कि बाहर सूचना थी, कुल 380 लोग फिलहाल यहां पर रह रहे हैं। खाने की व्यवस्था है, उसे ध्यान से देखने पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए प्लेट्स तो बहुत छोटे हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से उन्हें पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देखिए ये वो लाइन है जिससे लोग आते हैं तो पहली बार खाना लेते हैं, और ये जो लाइन है जिसमें दोबारा उन्हें लेना है खाना, तो वो यहाँ पर आकर उसे लेते हैं। क्या ये रोक है कि एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, कितनी बार वो? नहीं, कोई रोक नहीं है। 2 बार 4 बार जितना पेट भर के खा सके उतनी बार यहाँ पे आ सकते हैं क्यू में, और ये खुला रहेगा काउंटर जब तक पूरा खाना खत्म नहीं हो जाएगा इनका। तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उन्हें परिवर्तित किया गया है एक तरह से इस आश्रम में। आप लोग कहाँ रहा करते थे? नखलऊ में। नहीं, तो यहाँ दिल्ली का है? पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में। तो वहाँ से छोड़ के निकले थे कि घर जाएंगे? घर जाएंगे, इसलिए आए थे। ये आपको कितना महीना? 7 महीने गर्भवती हैं ये। यहाँ पे जब
आप लोग निकले होंगे घर जाने के लिए पहले? हाँ, सुबह निकले थे वही 8-9 बजे के बीच में। आपको लगा था ये 7 महीने गर्भवती रुक जाएंगे? अब जब सब जाने लगे तो हम भी कहे क्या करूँ अकेले हैं, तो निकल गए। इसलिए हम सोचा निकल जाएंगे, तो इधर से उधर टाइम ही नहीं आया, बस नहीं मिली, तो फिर वहाँ से आए। फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे खाना पीना सब व्यवस्था है? ठीक है जी, मिल रहा है, सारी व्यवस्था मिल रही है। किसी के घर तक पहुंचने की व्यवस्था होती है, किसी के घर दिल में टीस सी उठती है कि वो अब अपने घर कब जा पाएंगे। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से हैं। कब से यहाँ पर? 14 तारीख से। अभी क्या हो गया? घर जाएंगे हम लोग। आप कैसे जाने का सोच रही हैं? सारे पब्लिक जाएगा तो हम भी चल जाएंगे। किसी अभी तो बंद है ना 3 मई तक के लिए। हाँ, जब गाड़ी खुली गई तो मेरा व्यवस्था कर। घर पे कौन कौन है? एगो बेटा, एक बेटा, एगो बेटा लुधियाना में। आप अकेले यहाँ पर हैं? अकेले। खाने पीने का व्यवस्था है नहीं? व्यवस्था, बस घर जाने का मन कर रहा है। आप कहाँ के रहते हैं? हम फरीदाबाद रहते हैं, बिहार मेरा घर है। अच्छा, मैं जाना चाहते घर। यहाँ कैसे आए? भुतला आ गया हम। अब मतलब लॉकडाउन के बाद ही आप घर जा सकते हैं? हाँ। घर में किसी से बात हुआ था? नहीं, मेरा फोन नंबर कुछ नहीं है हमारे। आपके पास नंबर नहीं है किसी का? घर में किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं? नहीं, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये अकेले हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए चले आए। ये घर से निकले हुए थे तो ये घर पे किसी को बता के नहीं आए थे। फिर इनको लेडीज का खूब यहाँ पे ध्यान रखा जाता है? हाँ, पूरा ध्यान रखा जा रहा है लेडीजों का। यहाँ पे लेडीजों का, हम दिल्ली सिविल डिफेंस से हैं, लेडीजों का प्रॉपर तरीका से ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो कहीं यहाँ से पूरा सब पूरी फुल सेफ्टी है इन लोगों के लिए। नहीं कहीं आने दिया जाता है, नहीं कहीं इन लोगों को जाने दिया जाता है। बस आप कहाँ से हैं? हम अजमेर से हैं, अजमेर केसरपुरा गांव। अच्छा, तो किसी का घर में नंबर, किसी का कुछ, किसी को बता? हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे था है मगर हमारे निकाल लिए पैसे के साथ, एटीएम और मोबाइल सब निकाल लिए। कब? हमारे वहाँ 22 तारीख को निकाल लिया, अपने सिलोनी बॉर्डर पे, नेपाल सिलोनी बॉर्डर। आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? हम गाड़ी से, यहाँ पे हम पैदल गोरखपुर तक आए। गोरखपुर से हमारे को एक गाड़ी वाले ने, यहाँ का देहात का था, उसने हमारे को यहाँ तक दिल्ली तक लाया। तो कैंप में हम हर जगह ये तो देख रहे हैं कि दूरी की व्यवस्था की गई है, लोग सो भी एक दूसरे से दूर रहे हैं, खाने पीने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक समस्या तो ये रहती होगी ना, कहीं किसी को लक्षण हो जाए तो आप लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं? हाँ, हम रेगुलरली उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर एक्सपोजर धूप ज़्यादा होती है, तो मॉर्निंग में स्कैनिंग करते हैं। और वैसे कोई ऐसे सिम्टम्स होता है तो उसको हम रेफर कर देते हैं। अभी तक कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। बाकी हर दवाइयाँ नॉर्मल चीज़ों के लिए हर मेडिसिन है हमारे पास। माइनर एलिमेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। इन चीज़ों को हटाया नहीं जाता है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि चप्पल हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की चीज़ें हो गई, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और सर आप मैंने देखा कि कई लोग चिंतित थे कि घर कैसे पहुंचेंगे, तो आपने कहा कि मैं आखिर तक व्यवस्था कर दूंगा। दूध वगैरह की चीजें, क्या आम पब्लिक भी जो दान देना चाहते हैं वो सारे लोग भी नहीं ऐसा मदद करने को तैयार है, लेकिन इतनी लार्ज स्केल में हम ले नहीं रहे। ये बेसिक नीड में जो चाहिए होता है। सिर्फ ये है कि सीआरपीएफ आपने बताया जो 1200 पुड़ियां रोज देता है, वो ऑफिशियली देते हैं, वो ऑफिशियली देते हैं। इसके अलावा लोग और मदद करते हैं, आप लोग कैसे मदद कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोग आते तो हैं बहुत मदद करने, बट हमें कुक्ड फूड बाहर से अलाउड नहीं है। तो हम अपने ही बनाते हैं खाना। हाँ, ड्राई बाकी सामानों के लिए, बाकी सामान के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत फंड रखा हुआ, हम उसमें से ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह से। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसी तरीके से लॉकडाउन से सबको है पार पाना। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं खबरदार।
हिंदुस्तान में कोरोना को निजामुद्दीन की जिस मरकज से रफ्तार मिली थी, अब उसी मरकज के मौलाना साद की हेकड़ी निकलती जा रही है। नियम कानून को दांव में रखकर धर्म के नाम पर जमातियों को बुलाने वाले मौलाना अब कोरोना में सहयोग की अपील कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को मौलाना की तलाश है। वहीं साद साहेब ऑडियो जारी कर जमातियों से स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग की अपील कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद। पुलिस मौलाना को ढूंढ रही है और यहां पर ये ऑडियो संदेश जारी कर रहे हैं, वो भी इतने दिनों के बाद। लॉकडाउन 1 बीत चुका है, लॉकडाउन 2 3 तारीख तक का है। मौलाना साद का ऑडियो संदेश आप सुन रहे थे। उधर मरकज की सियासत में अब सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय भी कूद चुकी हैं। अरुंधति ने मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है। उनकी ओर से कहा गया है मोदी सरकार कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रही है। हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नफरत और भूख की महामारी से भी जूझ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना को धर्म का रंग ना देने की अपील की है। बेहद महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं। पीएम का कहना है कि कोविड-19 धर्म, जाति, रंग, भाषा या सरहद नहीं देखता। हमारी कोशिश और व्यवहार एकता और भाईचारे की होनी चाहिए। हम सब एक साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये बड़ा संदेश दिया है।